नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कर्नाटक उन राज्यों में शुमार है जहां 2024 से पहले विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां 226 जो है सीटें हैं और भाजपा 150 का टारगेट लेकर चल रही है। अच्छा, जो भाजपा का 150 सीटें पाने का लक्ष्य है उसकी जो धुरी है वो लिंगायत समाज है। 17% वोट है इसका, और जाहिर तौर पर भाजपा इन्हें नाराज करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि 2013 और 2018 इस बात का प्रमाण है कि इनकी नाराजगी का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा था। तो इसलिए ये पूरी कोशिश रहती है 2013 और 18 से मिले सबक के बाद कि इस समाज को जोड़कर चला जाए, और यही वजह है कि सब कुछ उसी ढर्रे में हो रहा है या उसको करने की कोशिश हो रही है जैसा बीएस येदियुरप्पा चाहते हैं। माना जाता है कि बीएस येदियुरप्पा जो वहां का लिंगायत समाज है उसके सर्वमान्य नेता हैं, और वहां के जो मठ हैं इस समुदाय से जुड़े हुए, वो मठ भी बीएस येदियुरप्पा का पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। यही कारण है कि जब फेरबदल की बात हुई थी पिछली बार, और जब बसवराज बोम्मई को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो इसमें येदियुरप्पा की सहमति थी। वो चाहते थे कि इनको बनाया जाए। अब ये अलग बात है कि एक टसल जो है वो निकल कर आता है तब जब भाजपा के भीतर से ही, जब संगठन महामंत्री जो है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये कहते हैं कि नहीं फेरबदल होगा, तब सवाल ये उठता है कि वो फेरबदल संगठनात्मक होगा और जो ये कहा जा रहा था कि यहाँ रिसफल होगा, एक्सपेंशन होगा बसवराज बोम्मई की जो कैबिनेट है उसका। तो ये दो चीजें तो है, लेकिन जब बात फेरबदल की वो करते हैं तो यहीं से सवाल उठता है कि संगठन में फेरबदल की बात तो हो रही थी, क्योंकि जब अप्रैल में अमित शाह गए थे कर्नाटक तो चर्चा बड़ी तेज थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको हटाया जाए, इस तरह की चर्चा थी। और चर्चा ये भी चली बाद के दिनों में कि पूरे संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा अगर भाजपा चाहती है कि 2023 का जो कर्नाटक चुनाव है उसे जीता जाए, मतलब वहां दोबारा वापसी की जाए। इसके लिए जरूरी है कि बड़े पैमाने पर फेरबदल हो। एक दूसरा, जो अभी भाजपा वहां पर करप्शन का जो मुद्दा है उससे बड़ा जूझ रही है, और इस मुद्दे ने उसे बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। यही वजह है कि जो एक मंत्री जिनके ऊपर आरोप लगा उनको हटाना पड़ा। तो ऐसे एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स और दूसरा सरकार के मुद्दे, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर सरकार जो है बैकफुट पर आ जाती है। और उसमें एक तीन बड़े मसले हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो डीले वाला वहां विपक्ष मसला बना रहा है, दूसरा भर्ती में जो गड़बड़ी हुई उससे, और तीसरा कमीशन खोरी जिसके बारे में उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था और जिसके बाद में उसके ना रहने के बाद में वहां के एक बड़े मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो पार्टी के भीतर हैं। जैसे जब हम फेरबदल की बात करते हैं और बीएल संतोष का ये बयान आता है कि फेरबदल हर स्तर पर होगा, उसके बाद में बोम्मई साहब का आता है कि नहीं हमने काम बहुत अच्छे किए हैं, फिर बीएस येदियुरप्पा का आता है कि नहीं बोम्मई ने काम बड़े अच्छे तरीके से किए हैं। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि इंटरनल टसल है। और वैसे भी चूंकि बोम्मई साहब जो हैं वो बीएस येदियुरप्पा और पसंद है सबकी, अब कोई और आए तो ये माना जाता है कि किसी और को लेकर, चूंकि ये नाम तो बीएस येदियुरप्पा ने सुझाया था तो और किसी का, तो इसलिए इस पर थोड़ा जो है आप ये समझिए थोड़ा असमंजस है। लेकिन फिर भी फेरबदल की बात है कि संगठनात्मक फेरबदल होगा। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि वो तो जो कारपोरेशन के चुनाव है उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये अपना कहने का है कि ये जो समाज है ये 17% वोट है, इनको साथ जोड़े रखना है। भाजपा इसे लेकर एकदम स्पष्ट है। दूसरा जो समाज है वो है बोकालिंगा जिसका 12% वोट है, और ये माना जा रहा है कि अब जनता दल सेकुलर कमजोर हो रही है
और उसका जो मैसूर वाला इलाका है जहां उसकी पैठ मानी जाती है, या हम सब मिला जुला के कहें कि दक्षिण कर्नाटका जहां इनकी भी पैठ है और कांग्रेस की भी पैठ है, वहां भाजपा बड़ी मजबूती से अपने पैर फैला रही है, जैसा कि वहां के स्थानीय चुनाव में नजर आया। और खासकर जनता दल सेकुलर, अभी जब अमित शाह कर्नाटक में थे तो जनता दल सेकुलर के एक बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम एसडी कुमारस्वामी हमारे इस निर्णय से सहमत है। ये आप समझिए बहुत बड़ी बात है अगर वो ये कह रहे हैं कि एसडी कुमारस्वामी हमारे निर्णय से सहमत है, और उस पर, और वो कहां से आ रहे हैं, वो भी लिंगायत समुदाय से आ रहे हैं। इससे दो चीजें तो साफ होती हैं कि एक, जो 150 का टारगेट है भाजपा का, उसे लेकर भाजपा बहुत कॉन्शियस है और वो चाहती है कि कर्नाटक में उसकी वापसी हो। एक दूसरा, लिंगायत समाज को लेकर वो बहुत कॉन्शियस है, वो जान रही है कि ये 17% वोट मतलब भाजपा के सरकार लाने की नींव है। और यही दरअसल इसी समुदाय के जो नेता है बी एस येदियुरप्पा, उन्हीं की अगुवाई में सरकार बनी थी। मतलब आप ये कहिए कि ये गेटवे बना दक्षिण भारत में भाजपा के घुसने का। तो एक बात तो ये हुई, और तीसरी बात जो उसमें से निकल कर आ रही है, जब वो कह रहे हैं कि एसडी कुमारस्वामी हमारे इस निर्णय से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, और फिर एक बात ये भी हो रही कि जेडीएस सेकुलर जेडी सेकुलर जो है, जनता दल सेकुलर, वो जो उसका अपना पारंपरिक इलाका है उसमें कमजोर हो रही है, तो क्या ये भी माना जाए कि वोकोलिंगा भी जुड़ सकते हैं भाजपा से? एक दूसरा, मैं अभी पीछे भी जब कर्नाटक पर हम लोग बात कर रहे थे तो उस पर हम लोगों ने एक जो तस्वीर प्रधानमंत्री और एसडी देवेगौड़ा की साझा आई थी सामने, और जिस पर एसडी देवेगौड़ा ने पीएम की प्रशंसा भी की थी, तो उसको संदर्भित करते हुए हम लोगों ने यहां कहा था कि इसका इंपैक्ट पड़ेगा कर्नाटक के चुनाव पर। तो क्या ये भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम कमजोर हो रहे हैं तो चलिए हम इनके साथ आ जाते हैं? मतलब वोटर की बात कर रहा हूं, चूंकि गठबंधन के पक्ष में तो वहां भाजपा है नहीं, वो ये मानकर चल रही है कि हम अकेले सरकार बना लेंगे। तो क्या वोकोलिंगा वोट भी भाजपा के साथ जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। वो प्रधानमंत्री एसडी देवेगौड़ा की तस्वीर, फिर जो लिंगायत समाज के बड़े नेता हैं और जनता दल सेकुलर में वो बड़े प्रभावशाली नेता हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारे आने से एसडी जो कुमारस्वामी है उनको कोई दिक्कत नहीं। तो एक ये संकेत देता है। और जो एक और बड़ी चीज, मतलब तमाम आप देखिए कि भाजपा के इंटरनल पॉलिटिक्स, फिर तमाम तरह के उनके आरोप, इन आरोपों के बाद भी जो कर्नाटक की स्थिति है, कर्नाटक में जिस तरह से विपक्ष कमजोर है, वो कमजोरी भाजपा के लिए फायदेमंद दिखाई दे रही है। कमजोर कैसे? जेडीएस सेकुलर का हमने बताया आपको, जेडी सेकुलर, जनता दल सेकुलर कमजोर हो रही है और उसके अब निशानदेही भी आने लगी है। दूसरा, आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस वहां स्ट्रांग है, लेकिन उसकी जो आप ये समझिए, कांग्रेस की जैसे हर जगह समस्या है, जैसे पंजाब में समस्या थी, जैसे राजस्थान में समस्या है, वैसे ही कर्नाटक में भी समस्या है, जैसे छत्तीसगढ़ में समस्या है। तो ये जो उनके यहाँ देखिए, इस तरह की जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है और धड़ेबाजी होती है, वो हर दल में है। ऐसा नहीं कि भाजपा उससे अछूती है। ये हमने आपको बताया कि ये जब बी एस येदियुरप्पा और बीएल संतोष, पावर टसल दोनों के बीच, तो ये वहां भी है। तो बड़े बड़े राज्य जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां अंदर खाने रसाकसी है। लेकिन ये एक, आप ये कहिए कि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये भी एक इंटरनल डेमोक्रेसी है कि रसाकसी चल रही है, लेकिन वो सारी रसाकसी जो कुछ चलती है वो आकर एक जगह ठहर जाती। वो ये कि कुछ भी हो, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी को हमें जिताना है, पार्टी को हमें वापस लेकर आना है। भाजपा के कार्यकर्ता, वो चाहे आपसी मतभेद कुछ भी हो, लेकिन इस उद्देश्य से काम करते कि नहीं, भाजपा को तो लेके आना है, हमारा टसल जो भी हो। जैसे कर्नाटक में ये बात, हाँ ठीक है, इन दोनों लोगों के बीच टसल है, लेकिन टसल का मतलब ये नहीं है कि उसका खामियाजा संगठन और सरकार भुगतेगी। नहीं, हमारा है तो ठीक है, होने दीजिए,
लेकिन हमको वापस सरकार लेकर आना है। ये स्थिति कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में जहां धड़ेबाजी है, वो एक धड़ा दूसरे धड़े को पटखनी देने के लिए सरकार को भी दांव पर लगा सकता है जहां वो सरकार में है। जैसे आपने देखा पंजाब में, राजस्थान का क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन वहां भी अंदरूनी रसाकसी है। और एक समय आप देखिए, एक समय तो स्थिति आ गई थी कि सचिन पायलट सरकार गिराने के लिए तैयार थे। पर भाजपा में इस तरह की स्थितियां नहीं होती है, क्योंकि यहां माना जाता है कि ये एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, यहां नाराजगी हो सकती है, विद्रोह नहीं होता है। तो हाँ, कर्नाटक में देखने को मिला था, लेकिन जिन लोगों ने किया, जैसे विश्वेश्वरप्पा ने किया, तो उनको ही पता चला कि इससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। पार्टी को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इनको कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। तो कांग्रेस में या और किसी दल में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं कि वहां जो है अगर मतभेद है तो पार्टी के लिए लोग एकजुट हो जाते हैं। और उसका बड़ा कारण एक ये भी है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, एक तो काडर और दूसरा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, उसकी जो अपनी छवि है, उसकी जो अपनी इमेज है, वो इमेज भी जो और नेता है उनको प्रभावित करती है। और उनको लगता है कि नहीं, हमें इनके साथ खड़ा रहना है। कांग्रेस में जो आला कमान है, वो आप जान रहे हैं, आला कमान अपने चेहरे पर तो एक सीट नहीं जिता सकता, अमेठी तक हार गया, भाग गया वायनाड। ये हाल है आला कमान का। अब जो अगला चुनाव 2024 में होगा, उसमें रायबरेली का क्या होगा मालूम नहीं। तो जो इस तरह की परिस्थितियां हैं कांग्रेस में, वो परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में नहीं। कर्नाटक में भी दो धड़ा है, सिद्धारामैया धड़ा और डी शिव कुमार वाला धड़ा। तो ये दो धड़ों में कांग्रेस बटी हुई। तो ये जो धड़ेबाजी है, ये धड़ेबाजी, भले वो लोग पूरा मोमेंटम बना रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि अगर पार्टी लड़ेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब देखिए, भाजपा में इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती हैं। भाजपा में अगर ये हो गया कि नहीं, पहले चुनाव जीतना, फिर देखा जाएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उसी लिहाज से चुनाव होता है। अब भाजपा के बरक्स अगर आप कांग्रेस को देखें, तो वहां ये जो खेमेबाजी है और जनता दल सेकुलर का कमजोर होना, ये तमाम परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जो भाजपा के लिए बहुत, आप ये देखिए, चुनाव के लिहाज से बड़ी फायदेमंद दिख रही हैं। और फिर जिस तरह से उनका जो अपना सोशल कॉम्बिनेशन है वो अभी भी बना हुआ है। यही कारण है कि तमाम इंटरनल पॉलिटिक्स और एंटी इनकम्बेंसी जो एक करप्शन मसला बना हुआ है, उसके बाद भी ये लगता है कि जो परिस्थितियां कर्नाटक में बनी हैं, वो परिस्थितियां लोगों को भाजपा के चुनाव के लिए उत्साहित करेंगे। नहीं, इन्हीं को लाना चाहिए, इनको लाने से कोई फायदा नहीं। फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है, बाकी अभी चुनाव दूर है, तब तक कई चीजें बदलती हैं, बनती हैं। लेकिन अभी अगर देखें तो अभी तमाम इफ एंड बट के बाद भी भाजपा एक, आप ये समझिए कि आरामदायक स्थिति में नजर आ रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।